हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11 के विषय रसायन विज्ञान पार्ट 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं के बारे में इसके पार्ट 2 में पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, जिसमें तत्व क्या है और इसके प्रकार या इसके किससे मिलकर बना हुआ है, धातु, अधातु, मिश्रण और यौगिक, इनके बारे में पढ़ा। और इनके साथ में पढ़ने के बाद रासायनिक संयोग के नियमों के बारे में पढ़ा था। जो रासायनिक संयोग के नियम हैं वो कई प्रकार से दिए गए हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। यहाँ पर जो हम नियम पढ़ने जा रहे हैं अगली कड़ी में, उससे पहले हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम, और हम पढ़ेंगे यहाँ पर व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इस नियम में ये कहा गया है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई तत्व A किसी दो तत्व B तथा C से अलग अलग संयोग करता है, जब ये B और C से अलग अलग संयोग करेगा तो इनके दोनों की संयोग की क्रिया और इसके दोनों की संयोग की क्रिया अगर अलग अलग होगी तो B और C भी आपस में जब संयोग करेंगे तो इनके तत्वों के बीच में एक सरल अनुपात बनता है, जिसे हम व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा यहाँ पर कार्बन का आ जाएगा 12 परमाणु भार, यहाँ पर इसका आएगा 16 दूनी 32, और यहाँ पर तो इसका बनेगा कितना 12 और 32 44। अगर बात करें दूसरे वे में तो हम देखेंगे यहाँ पर कार्बन और प्लस हाइड्रोजन, जब ये क्रिया करेंगी तो यहाँ से बनेगा CH4 यानी कि मीथेन। जब यहाँ CH4 बन रहा है हमारा तो यहाँ पर कार्बन के हाइड्रोजन के 2 आएंगे, तो कार्बन का कितना आएगा यहाँ से 12, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास इसका 4, और 4 बनने के बाद यहाँ से कितना आ जाएगा 16। जब अगर हम बात करें तो इसके बनने के बाद और इसके बनने के बाद इसके अणुओं की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से 12 और 12 का अनुपात आएगा, और 12 और 12 अनुपात के बाद में एक और देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ से जल है, ये जल वाष्प अगर हम देखें H2 प्लस O2 तो यहाँ से बनेगा 2H2O, तो ये जल वाष्प हो गई। यहाँ हो गया 4, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 32, और यहाँ पर कितना आएगा 36, ओ सॉरी 18 दूनी 36। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के जो अणु हैं उनमें क्या है, एक सरल अनुपात है, और इनके साथ सरल अनुपात होने के कारण ही यहाँ कार्बन में भी क्या दिख रहा है, हमें सरल अनुपात दिख रहा है। तो यानी कि जब दो तत्व यानी कोई एक तत्व किन्हीं दो तत्वों से अलग अलग संयोग करता है तो वह आपस में भी परस्पर संयोग करके एक सरल अनुपात देते हैं, जिसे व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा अगला जो आता है वो आता है गैलुसेक का नियम। गैलुसेक का नियम इस नियम के अनुसार, इस नियम में क्या है, यदि जब दो गैसें आपस में परस्पर संयोग करती हैं तो उनके परस्पर संयोग करने से उनके अणुओं में एक सरल अनुपात मिलेगा, या हम कहें कि जो उत्पाद के रूप में बनेंगी वो एक संयोग के तरह यानी सरल अनुपात के रूप में बनाएंगी। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर गैलुसेक के नियम में जो हमारी अमोनिया है N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, जब इसकी बात करें तो यहाँ पर इसका एक अणु, इसके 3 और इसके 2, तो इनके बीच में जो अनुपात बनेगा वो ये बनेगा 1:3:2, यानी कि एक सरल अनुपात के रूप में बनाएंगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो यहाँ पर भी एक तरीके से सरल अनुपात बनाएंगी। तो गैलुसेक का नियम कहता है कि जब कोई दो गैसें अभिकारक के रूप में संयोग करती हैं तो उनसे बनने वाला उत्पाद या वो आपस में एक तरीके से किस रूप में होती है, एक सरल अनुपात में होती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि गैलुसेक के नियम के बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया परमाणु से संबंधित, जिसे हम कहेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इससे पहले की कड़ी में भारत के महान
खगोलीय कह सकें या जिसे हम कह सकें रसायनक, उन्होंने कणाद थे। कौन थे? कणाद, जिन्होंने परमाणु के बारे में अपनी थ्योरी दी थी, जिसके बाद जिसे पब्लिश किया गया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा। अगर यहाँ देखें तो परमाणु क्या होता है? परमाणु किसी भी तत्व का छोटे से छोटा भाग होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसके बाद इसे परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। और डाल्टन ने बताया कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है, यानी कि वो अविभाज्य बनेगा, यानी कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता। चौथा पॉइंट अगर कणाद की सिद्धांत के अनुसार देखें तो डाल्टन ने बताया था चौथे सिद्धांत में या पार्ट में कि जो परमाणु होते हैं वो आपस में संयोग करके या मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा आता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत। क्या आएगा? आधुनिक परमाणु सिद्धांत। आधुनिक परमाणु सिद्धांत। जब आधुनिक परमाणु सिद्धांत की बात आती है तो जब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, इससे थोड़ा सा इसमें क्या किया गया? विकास किया गया। और विकास करने के बाद आधुनिक परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। इसमें क्या होता है? जो हमारा परमाणु होता है वो किससे मिलकर बना होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इन तीनों चीजों से ये मिलकर क्या होता है? बना होता है। इन तीनों का संयोग करने से एक नाभिक का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी कि परमाणु के परमाणु में क्या होता है? एक नाभिक, और नाभिक से के अंदर क्या होते हैं उपस्थित? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। दूसरा जो हमारा ये क्या कहते हैं परमाणु है, ये आवेशित होता है किसके अकॉर्डिंग? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अनुसार क्या होगा? ये आवेशित होगा, चाहे वो धनावेशित हो, क्योंकि धनावेशित यहाँ पर हमारा क्या होता है? प्रोटॉन होता है, और ऋणावेशित क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, और उदासीन क्या होता है यहाँ? न्यूट्रॉन। तो ऐसे ही परमाणु के अंदर एक क्या होगा? नाभिक होगा जो धनावेशित होता है। ठीक है। और जो हमारा परमाणु है ये मिलकर के क्या बनाएगा? एक तत्व या अणु का निर्माण करता है जो छोटे छोटे रूप में पाए जाते हैं। और इसे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर सीधा कहा जाता है, इसे विभाजित भी किया जा सकता है। और ये अपने रूप में एक तरीके से स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और किसी भी क्रिया में भाग ले सकता है होने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं अणुभार, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी भी तत्व में उपस्थित उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगी? उसकी प्रोटॉन कहलाएगी। प्रोटॉन कहलाएगी किसी भी तत्व में, किसी भी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये कहलाती है प्रोटॉन। और जो प्रोटॉन होती है उसे ही हम क्या कहेंगे? इसका परमाणु क्रमांक। इसे प्रोटॉन भी कहेंगे, इसे ही इसका क्या कहेंगे हम? परमाणु क्रमांक। यानी कि किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उन्हें उनका हम क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक। और प्रोटॉन दोनों ही एक दूसरे के क्या समतुल्य हैं। तीसरा बात आती है हमारे पास परमाणु क्रमांक के बाद परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह मात्रा है, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह मात्रा है जो कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान का 1/12 गुना भाग होता है। यानी कि अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहाँ से हम निकालेंगे कि 1/12 गुना होगा किसका? कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान का। इसके बाद आती है हमारा अणुभार और अणु मोलों की संख्या। तो अणुभार और परमाणु भार की बात करें, परमाणु द्रव्यमान है यानी कार्बन के 1/12 भाग की अगर हम तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा परमाणु द्रव्यमान। अब बात आती है यहाँ से किसी भी तत्व की मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलों की संख्या यानी कि मोल क्या है?
मोल वह भाग है जो किसी भी तत्व में उपस्थित होती है उसकी पदार्थ की छोटी से छोटी मात्रा, यानी कि किसी पदार्थ में उपस्थित उसकी छोटी से छोटी मात्रा क्या कहलाएगी, उसकी मोल कहलाएंगे। तो मोलों की संख्या अगर हम निकालते हैं तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास आता है पदार्थ के अवयवी कण का अवयवी कण का द्रव्यमान या भार बटे उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि किसी तत्व में अगर हम किसी पदार्थ की मोलों की संख्या का निकालेंगे तो पदार्थ के अवयवी कण का द्रव्यमान या भार उस बटे उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कह देंगे, या हम कहेंगे पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार। ये क्या है हमारे पास, ये वैल्यू निकालने का तरीका है किसकी, मोलों की संख्या, जो हम आगे निकालेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है इसके बाद हम पढ़ेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं हो गई थी, उसके पदार्थ की भौतिक अवस्था। उसके बाद हम पढ़ेंगे यानी कि किसी भी तत्व में उपस्थित या किसी भी यौगिक में उपस्थित उस तत्व का कितना % भाग होता है। जैसे अगर हम बात करें, क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए पहला कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत बताइए, यानी कि यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है। अगर हम बात करें यहाँ आंसर की, तो यूरिया का सूत्र होता है क्या, यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2। जब NH2CO NH2 यूरिया का सूत्र है तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, मोलर द्रव्यमान। या बात करें हम इसका अणुभार कितना होगा, अणुभार अगर हम इसका निकालेंगे तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के कितने अणु हैं, सॉरी नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं यहाँ पर 2, तो 2n हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं 2 और 2 4 हाइड्रोजन के हैं, एक कार्बन का है और एक ऑक्सीजन का है। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14 प्लस 4 गुणा 1, इसका 1 होता है, प्लस कार्बन का 12 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 28, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से 12 और यहाँ से 16 आ जाएगा। और जब हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा 60, यानी कि यूरिया का अणुभार कितना आएगा 60 आ जाएगा हमारे पास। जब हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन की अगर निकालें हम, नाइट्रोजन का भार कितना है, नाइट्रोजन की मात्रा अगर हम निकालें तो नाइट्रोजन के कितने अणु हैं यहाँ पर 2 है, तो 2 गुणा n यानी कि 2 गुणा 14 कितना आ जाएगा यहाँ से 28। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो इसकी मात्रा को ऊपर रखेंगे और इसे नीचे, तो नाइट्रोजन प्रतिशत, तब नाइट्रोजन प्रतिशत बराबर हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है 28, कितने में से है, टोटल वैल्यू कितनी है 60, और यहां से गुणा कर देंगे किससे, प्रतिशत के लिए 100 से, 1 0 से 0 कटेगा और 6 से अगर काटेंगे तो 6 चौक 24, 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24, सॉरी 6 चौक 24, 6 छंग 36 आएगा और 6 छंग 36, तो यहां से हम करेंगे 4.6 गुणा 6 गुणा 10, तो यहां से वैल्यू आएगी 46.6%, यानी कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितने % होती है 46.6% होती है। दूसरी बात अगर हम करें, दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो चीनी के अंदर अगर हमसे कहें चीनी के अंदर कार्बन कितने % होता है, चीनी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बताइए, प्रतिशत मात्रा बताइए। जब हम इस बात को देखें तो चीनी का सूत्र क्या होता है, चीनी होती है C12H22O11। जब इसकी चीनी का अणुभार निकालेंगे, चीनी का अणुभार जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 12 अणु परमाणु किसके हैं C के, ये हो गया, प्लस 22 किसके हैं H के, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 11,
तो यहाँ से बात करेंगे तो 12 गुणा 12, क्योंकि कार्बन का 12 होता है, अभी हमने यहाँ पे भी यही यूज किया है, प्लस 22 गुणा हाइड्रोजन का 1 प्लस 11 गुणा ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ से 12 12 144 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा प्लस 176। अगर इसे जोड़ेंगे हम तो कितना बैठेगा यहाँ से हमारा 342, यानी कि चीनी का अणुभार कितना हो गया 342 हो गया। 342 होने के बाद हमें किसकी प्रतिशत मात्रा बतानी है, कार्बन की। तो कार्बन की मात्रा, यानी कार्बन की मात्रा कितनी है, कितने कार्बन है 12, तो 12 गुणा सी, यानी कि 12 गुणा 12 बराबर 144। अब कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, तो कार्बन की मात्रा 144 बटे टोटल मात्रा कितनी है 342 गुणा 100। तो इसे सोल्व करेंगे तो 2 से काट लो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। इसे करेंगे तो यहाँ से 72 बटे 171 गुणा 100 आ जाएगा, और डायरेक्ट भाग करेंगे तो यहाँ से पॉइंटों में इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। यानी कि अगर किसी भी पदार्थ में, हमें किसी भी यौगिक में अगर किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो वो इस तरीके से निकालेंगे कि वो उसमें कितने % होता है। अब यहाँ से आता है एक सूत्र या एक क्वेश्चन आता है कि मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं। मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं? तो मूलानुपाती सूत्र की बात करेंगे तो किसी भी तत्व, किसी भी यौगिक में उपस्थित उसके तत्वों के बीच उपस्थित अनुपात यानी मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। जैसे मूलानुपाती में अगर बात करें, मूलानुपाती सूत्र की अगर हम बात करें तो मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र है जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित उसके तत्वों के अणुओं के बीच एक अनुपात होता है, जिसे सरल अनुपात कहेंगे, उसे कहेंगे हम मूलानुपाती सूत्र। अगर इसकी बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है अणुभार बराबर मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र होल n, जहां n क्या है अणुओं की संख्या, जिसे कहेंगे 1 2 3 4 5, या n बराबर यहां से बनेगा, n बराबर बनता है अणु। तो यहां पर अगर हम मूलानुपाती सूत्र अगर हमें मिल जाता है तो हम उसका अणु सूत्र निकाल सकते हैं। जब अणु सूत्र निकालेंगे तो उसके लिए एक न्यूमेरिकल है, जिस प्रकार ये देखिएगा कैसे हम मूलानुपाती सूत्र को निकालते हैं। अगर किसी तत्व में कार्बन की % 35.8% है, यानी कि किसी भी यौगिक में अगर हमारे पास कार्बन कितने प्रतिशत है 35.8% है, और हाइड्रोजन की अगर बात करें हम तो हाइड्रोजन हमारे पास कार्बन 35.8% है, हाइड्रोजन अगर हम देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन है 14.6%, और शेष मात्रा में क्या है ऑक्सीजन है। जब शेष मात्रा की ऑक्सीजन की बात करेंगे तो शेष ऑक्सीजन कितनी बचेगी 100 में से इसे क्या कर देंगे माइनस, 100 माइनस कितना आ जाएगा 35.8 प्लस 14.6। जब इसे सोल्व करेंगे तो 100 माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 से 14 का 4 हासिल 1, 4 5 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 4 5, यानी 50.4। तो ये 49.6% क्या हो गई हमारे पास ऑक्सीजन। तो ये वैल्यू हमें दी होगी, ये वैल्यू हमें दी होगी, यानी कार्बन की मात्रा कितनी है 35.8%, हाइड्रोजन कितना है 14.6%, ऑक्सीजन कितना 49.6%। तो ये कहेगा कि इस मात्रा के आधार पर आप एक मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी। इस सारणी में हम लिखेंगे पहले में तत्व, यहाँ सारणी बनाने के बाद यहाँ लिखेंगे तत्व, यहाँ लिखेंगे उसकी प्रतिशत मात्रा या प्रतिशतता कितने प्रतिशत है, यहाँ लिखेंगे उसका परमाणु भार कि उसके अंदर परमाणु भार कितना है, यहाँ लिखेंगे आपेक्षिक परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, और यहाँ लिखेंगे आपेक्षिक परमाणुओं का अनुपात, आपेक्षिक परमाणुओं का अनुपात। जब इस बात को अगर हम देखें
तो हमारे पास कौन कौन से तत्व हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही तो है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 तत्व हैं। कार्बन की प्रतिशतता कितनी है यहाँ पर? 35.8, ये तो परसेंट है। हाइड्रोजन की कितनी है? 14.6, 14.6 आ गया। ऑक्सीजन की कितनी है? 49.6, जब 49.6 ये है, तीनों की प्रतिशत मात्रा हमने लिख ली। अब हमें क्या करना है? कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। इतना काम करने के बाद यहां पर हमने अपने पास से जो हमारे पास क्वेश्चन में प्रतिशत मात्रा दी थी वो लिख ली है तीनों तत्वों की। फिर हमने इसका परमाणु भार लिखा, कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। इसे लिखने के बाद हम यहां पर लिखेंगे यहां हम लिखेंगे आपेक्षिक परमाणुओं की संख्या। तो आपेक्षिक परमाणुओं की जो संख्या निकालते हैं वो प्रतिशत मात्रा जो हमारी दी हुई है उसे भाग करेंगे किससे? इसके परमाणु भार से। यानी कि जो हमारी प्रतिशतता है उसे हमने किससे भाग कर दिया? इसके परमाणु भार से। अगर हम भाग करेंगे तो लगभग कितना आएगा? यहाँ से 12 दूनी 24 और पॉइंट हट लगाएंगे यहाँ से बचेगा कितना हमारा? 11, 12 निमा 108 और लगभग 9-5 टाइम जाएगा ये, ठीक है, 2.95 इतनी बार चला जाएगा। और यहां से हाइड्रोजन की बात करें तो 14.6/1 यानी कि 14.6 आ जाएगा, क्योंकि इसका क्या था यहाँ पर? यहाँ भी 1 था, इसका परमाणु भार 1 है तो इससे भाग कर दी। दूसरी बात करें 49.6, अगर 16 से भाग करेंगे तो 16 × 48, यहाँ से 1 बचेगा और 16 का ना 16। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कार्बन की कितनी आई आपेक्षिक परमाणु संख्या? 2.95, हाइड्रोजन की कितनी आई? 14.6, ऑक्सीजन की कितनी आई? 3.1। अब हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, आपेक्षिक परमाणुओं में अगर अनुपात देखना है तो इस वैल्यू को ऐसे ही लिख देंगे 2.95, इस वैल्यू को भी ऐसे लिख लेंगे 14.6, इस वैल्यू को भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब करना क्या है? ये 3 वैल्यू है, इन तीनों वैल्यू में देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारी 2.95 है, 2.95 है, तो 2.95 यानी कि जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी से हमें तीनों को क्या करना पड़ेगा? भाग दे देंगे। जब यहां से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। इसे कितना आएगा? यहां लगभग 3 के समथिंग है, तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, लगभग 5 आएगा। लगभग 5 के बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? H की वैल्यू आएगी, और इसे भाग करेंगे तो लगभग A की वैल्यू आएगी। यानी कि अगर मूलानुपाती सूत्र की अगर हम बात करें, मूलानुपाती सूत्र की अगर हम बात करें तो यहां से देखो कार्बन के कितने हैं? 1, तो कार्बन, हाइड्रोजन के कितने हैं? 5, तो 5, और ऑक्सीजन के कितने हैं? और 1। तो हमारे पास क्या सूत्र बनेगा मूलानुपाती? CH5O। इसी तरीके से अलग अलग तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसकी प्रतिशत मात्रा को हम कैसे निकालेंगे अलग एक तरीके से। अब बात आती है, इसी कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ेंगे तो इसमें आएगा एक टॉपिक विलयन की सांद्रता या किसी पदार्थ की सांद्रता। सांद्रता किसे कहते हैं भाई? सांद्रता किसे कहेंगे? सांद्रता वो है यानी कि कोई पदार्थ किसी पदार्थ में घुला है, यानी कि विलयन का तो यहाँ हो जाएगा आयतन, विलयन का आयतन हो जाएगा, और जो पदार्थ घुला है उसके मोलों की संख्या, यानी कि इसके मोलों की संख्या, यानी जिसे पदार्थ के मोलों की संख्या गुणा 100, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? सांद्रता की। इसके बाद आता है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या आता है? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो किसी भी तत्व में उपस्थित उसके अणु का द्रव्यमान बटे कुल तत्व का द्रव्यमान, यानी कि तत्व में उपस्थित अणु या परमाणु
परमाणु का द्रव्यमान बटे तत्व, यानी तत्व का, तत्व नहीं कहेंगे, यौगिक कहेंगे, यौगिक में उपस्थित परमाणु का द्रव्यमान बटे यौगिक का कुल द्रव्यमान, यौगिक का कुल द्रव्यमान गुणा 100। ये किसकी वैल्यू निकालेगी यहां से? द्रव्यमान प्रतिशत की।